अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ऑनलाइन वीडियो में आप सबका खैर मक़दम है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि हमारा तीसरे सबक का वो रसद, तीसरे चौथा सबक हमारा जो है रसद है, रसद या तज्ज़िया रसद जिसको हम कहते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, आजरीन का सलूक और बर्ताव, आजरीन का सलूक और बर्ताव। तो हमारा ये सबक चल रहा है। हमने इससे पहले रसद क्या है इसकी मालूमात हमने हासिल की है। रसद को मुतासिर करने वाले अवामिल कौन कौन से हैं, कानून रसद क्या है, कानून रसद के मफरूज़ात क्या हैं, कानून रसद के मुस्तस्नियात क्या हैं, हम इन तमाम नुकात का मुतालिया पिछले वीडियोस में हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम रसद की लचक, या दूसरे अल्फाज में इसको रसद की कीमत लचक का हम मुतालिया करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, रसद की कीमत लचक या रसद की लचक सिंपली ये बिल्कुल उसी तरह से हमें डिफ़ाइन करना है जिस तरह से हमने मांग की लचक को एक्सप्लेन किया है, वाज़े किया है। जैसा कि हम मांग की लचक को हमने इस तरह से वाज़े किया है कि कीमत में तब्दीली से जब मांग मुतासिर होती है तो उसे मांग की लचक कहते हैं। लचक से मुराद तब्दीली है और तब्दीली से मुराद कमी और बेशी है। यानी रसद में कीमत की वजह से जब रसद कम होती है, जब रसद ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहा जाता है, रसद की लचक कहा जाता है। तो रसद की लचक से मुराद यहाँ पर ये है कि रसद में तब्दीली, कीमत जब रसद को मुतासिर करती है तो उसे रसद की लचक कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, रसद की लचक तो सिंपली हम इसको और वाज़े तरीके से और बेहतर तरीके से हम इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी तारीफ पेश कर सकते हैं। जैसा कि कीमत में फ़ीसद तब्दीली से जब रसद में फ़ीसद तब्दीली वाक़ हो तो उसे रसद की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से किया जा सकता है, रसद की लचक इज़ इक्वल टू रसद की मिक़दार में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब, कीमत में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब। इसको मज़ीद हम आगे बढ़ाते हैं कि डेल्टा is equal to, that means delta q upon q into 100 upon delta p upon p into 100। अब यहाँ पर इसको that means e suffix that means elasticity of supply is equal to delta q upon q into p upon delta p। अब यहाँ पर e suffix s यानी रसद की लचक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, रसद की लचक है। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है असल, डेल्टा क्यू जो है रसद में तब्दीली है, और क्यू जो है असल रसद है, असल रसद है। इसी तरह से पी जो है असल कीमत है, शय की असल कीमत, और डेल्टा पी जो है ये कीमत में तब्दीली है, असल कीमत और ये कीमत में तब्दीली है। तो इस तरह से हम इसको वाज़े कर सकते हैं। ई सफिक्स से एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब यहाँ पर ई एस यानी रसद की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, डेल्टा क्यू जो है रसद में तब्दीली है, क्यू जो है असल रसद है, पी जो है असल कीमत है, डेल्टा पी जो है कीमत में तब्दीली है। तो किसी भी शय की रसद को हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली रसद की लचक को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि जब कीमत में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब से रसद में फ़ीसद तब्दीली वाक़े हो तो उसे रसद की लचक कहते हैं। लचक से मुराद यहाँ पर तब्दीली है और तब्दीली से मुराद कमी और बेशी का होना है, सिर्फ अजाफे का होना नहीं है बल्कि कमी का भी होना है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, रसद के अलामती तौर पर रसद की लचक को इज़हार इस तरह से किया जाता है, रसद की लचक इज इक्वल टू रसद की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई सफिक्स एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब यहाँ पर ई
एस जो है रसद की लचक, डेल्टा क्यू जो है रसद में तब्दीली, क्यू जो है असल रसद, पी जो है असल कीमत और डेल्टा पी जो है कीमत में तब्दीली है। तो इस तरह से हम रसद की लचक को वाज़ेह कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब हमारा दूसरा पॉइंट है रसद की लचक की किस्में। जिस तरह से मांग की लचक की किस्में हैं उसी तरह से रसद की लचक की किस्में हैं। मांग की लचक की किस्में हम 5 पढ़ चुके हैं। मुकम्मल तौर पर लचकदार मांग, मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार मांग, निस्बतन ज़्यादा लचकदार मांग, निस्बतन कम लचकदार मांग और इकाई लचक, मांग की इकाई लचक। उसी तरह से इसकी भी 5 किस्में हैं। मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद, मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद, निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद, निस्बतन कम लचकदार रसद और इकाई लचक, रसद की इकाई लचक या मसावी रसद की लचक जिसको हम कहेंगे। तो इस तरह से 5 किस्में इसकी भी। तो रसद की लचक की 5 किस्में हम एक एक कर इनका मुतालिया करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद, जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जिसको हम कहेंगे कि मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसे वाज़ेह कर सकते हैं जब कीमत में मामूली तब्दीली से रसद में गैर मामूली तब्दीली वाक़ हो जाए, यानी कीमत में मामूली चेंजेस से रसद में गैर मामूली तब्दीली वाक़ हो जाए। मिसाल के तौर पर कीमत में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कीमत में मामूली तब्दीली हुई, यानी कहने का मतलब यह है कि कीमत में मामूली तब्दीली से रसद में गैर मामूली तब्दीली वाक़ हो जाए, यानी कीमत किसी शय की कीमत 5 रुपये थी, 5 रुपये 5 पैसा हुई और 5 रुपये 5.1 हुई या 5.1 रुपीज़ हुई, और जब 5 रुपये थी तो उसकी रसद जो है 10 टन्स थी। लेकिन 5.1 रुपीज़ जब उसकी कीमत होती है यानी मामूली इजाफा होता है तो उसकी रसद जो है लामहदूद हद तक बढ़ जाती है, गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है। तो ऐसी रसद की लचक को हम मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद कहते हैं। तो सिंपली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कीमत में मामूली तब्दीली से जब रसद में गैर मामूली तब्दीली वाक़ हो जाए तो उसे मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद कहते हैं, जिसे हम डायग्राम के ज़रिए भी वाज़ेह कर सकते हैं। OX महवर पर रसद को ज़ाहिर किया गया है, OY महवर पर कीमत को ज़ाहिर किया गया है। जब कीमत OP थी तो रसद OS थी। अब जब कीमत में मामूली तब्दीली वाक़ हुई, OP से बढ़कर OP1 हुई तो रसद जो है गैर मामूली हद तक बढ़ गई। तो कहने का मतलब यह है शक्ल में SS जो है ये खत जो है मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद का खत है, मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद का खत है। और यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट के बराबर होगी, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस तरह से इसको हम पहली किस्म को इस तरह से हम वाज़ेह कर सकते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हमारी दूसरी किस्म है मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जिसको हम इन इलास्टिक सप्लाई जिसको हम कहेंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद। गैर लचकदार रसद से मुराद यहाँ पर यह है कि मुकम्मल तौर पर रसद जो है गैर लचकदार होती है, यानी रसद में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती। तो इसे भी हम आसान अल्फाज में बयान कर सकते हैं कि कीमत में कमी और बेशी के बावजूद जब रसद अपनी जगह बरकरार रहे, यानी कीमत में कमी और बेशी के बावजूद जब रसद जो है मुस्तकिल रहे, कायम रहे, बरकरार रहे, तो उसे हम मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद कहते हैं। यानी कीमत में कमी और बेशी होती है, शय की कीमत में इजाफा हो जाता है तब भी रसद उतनी होती है, शय की कीमत में कमी वाक़ हो जाती है तब भी रसद उतनी ही होती है। तो कीमत में कमी और बेशी के बावजूद जब रसद में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ ना हो तो उसे हम मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद कहते हैं, जिसे हम
डायग्राम के ज़रिए भी वाज़ेह कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि शक्ल में OY महवर पर कीमत को ज़ाहिर किया गया है, OX महवर पर रसद को ज़ाहिर किया गया है। जब कीमत OP थी तो रसद OS थी, कीमत OP से बढ़कर OP2 हो जाती है तब भी रसद OS होती है, कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है तब भी रसद OS होती है। यानी कीमत में कमी और बेशी के बावजूद रसद अपनी जगह बरकरार रहती है, तो इसे मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद कहते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, शक्ल में SS जो है ये रसद का खत है जो OY महवर के मुतवाज़ी है, OY महवर के मुतवाज़ी है। तो इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सप्लाई कर्व है, SS जो है ये किसके मुतवाज़ी है, OY महवर के मुतवाज़ी है। और दूसरा अहम नुक्ता यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रसद में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती, रसद अपनी जगह बरकरार रहती है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ज़ीरो इलास्टिसिटी भी कहा जाता है, यानी रसद अपनी जगह बरकरार है। मिसाल के तौर पर मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ, अब मेरी रफ्तार क्या है, तो मेरी रफ्तार 0 है। इसी तरह से रसद अपने मकाम पर मुस्तकिल है, अपने मकाम पर मुस्तकिल है, यानी रसद जो अपने मकाम पर कायम है, मुस्तकिल है, कांस्टेंट है। कीमत में कमी और बेशी के बावजूद रसद जो है बरकरार है, इसलिए रसद जो है 0 के बराबर, इलास्टिसिटी रसद की लचक जो है 0 के बराबर होगी, इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 0 होगा। या तो इस तरह से हम इसको बयान कर सकते हैं। तो ये था मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद। अजीज तलबा और तालिबात, अब हमारा तीसरा पॉइंट है निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद, रिलेटिवली मोर इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम कहते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, देखेंगे हम रिलेटिवली निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद, इससे ही हम इस नुक्ते को वाज़ेह कर सकते हैं। जैसे कीमत की बनिस्बत जब रसद में तब्दीली का तनासुब ज़्यादा हो, यानी कीमत में तब्दीली का तनासुब जब कम हो और कीमत की वजह से रसद में तब्दीली वाक़ होती है, तो रसद में तब्दीली का तनासुब ज़्यादा हो। कीमत की बनिस्बत रसद में तब्दीली का तनासुब जब ज़्यादा होता है तो उसे निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद कहते हैं। मिसाल के तौर पर कीमत में 10% तब्दीली से जब रसद में 20% या 40% या 50% तब्दीली वाक़ हो तो उसे रिलेटिवली मोर इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। रिलेटिवली मोर इलास्टिक सप्लाई कहते हैं, निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद कहते हैं। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, इसे भी हम डायग्राम के ज़रिए वाज़ेह कर सकते हैं। डायग्राम के ज़रिए इस तरह से वाज़ेह कर सकते हैं कि जब OY महवर पर कीमत को ज़ाहिर किया गया है, OX महवर पर रसद को ज़ाहिर किया गया है। जब कीमत OP थी तो रसद, कीमत OP थी तो OP कीमत पर रसद जो थी OS थी। कीमत OP से बढ़कर OP1 हुई तो रसद भी जो है OP से बढ़कर रसद जो है OS से बढ़कर OS1 हुई। लेकिन यहाँ पर PP जो है, PP1 जो है कीमत में तब्दीली का तनासुब है। PP1 जो है ये लेस देन SS1 है, यानी PP1 कम है, SS1 तब्दीली का तनासुब ज़्यादा है। देखेंगे यहाँ पर ये तब्दीली का तनासुब है, यहाँ पर ये तब्दीली का तनासुब है। कीमत की बनिस्बत रसद में तब्दीली का तनासुब ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से इसको निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद कहते हैं। अब यहाँ पर कीमत में तब्दीली का तनासुब कम है, जैसे मिसाल के तौर पर 10% कीमत में तब्दीली के तनासुब से जब रसद में 20% तब्दीली वाक़ हो तो उसे निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद कहते हैं। तो यहाँ पर अजीज़ तुलबा व तालिबात, शक्ल में SS जो है रसद का ख़त है और यहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1 होगी। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी।
हमेशा निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद है तो इलास्टिसिटी एक से ज़्यादा होगी, एक से कम नहीं होगी, सिफर नहीं होगी, बल्कि एक से ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर हमारा फार्मूला था कि हमारा फार्मूला क्या था कि कीमत में फ़ीसद तब्दीली का, रसद में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब। अब यहाँ पर हमने बयान किया है कि कीमत में 10% तब्दीली से अगर रसद में 20% तब्दीली वाक़ होती है तो उसे निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद कहते हैं। कीमत में तब्दीली का तनासुब 10% है, रसद में तब्दीली का तनासुब 20% है, यानी 2/2 आएगा। 2 जो है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2 आएगा, यानी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा होगी इलास्टिसिटी निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद में। तो रसद की लचक जो है एक से ज़्यादा होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसको इस तरह से हम वाज़े कर सकते हैं। निस्बतन कम लचकदार रसद हमारा 4th पॉइंट है। जो इसकी रसद की लचक की चौथी किस्म है निस्बतन रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, इसको सिंपली यानी कीमत में तब्दीली का तनासुब जब कीमत की बनिस्बत रसद में तब्दीली का तनासुब जब कम हो, यानी कीमत में जब ज़्यादा तब्दीली से रसद में कम तब्दीली वाक़ होती है तनासुब के एतबार से, यानी कीमत में तब्दीली का तनासुब जब ज़्यादा हो और रसद में तब्दीली का तनासुब कम हो तो उसे निस्बतन कम लचकदार रसद कहते हैं, रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, जैसा कि यहाँ पर बयान किया गया है, मिसाल के तौर पर मिसाल से वाज़ेह हो सकता है कि कीमत में 20% तब्दीली से या कीमत में 40% तब्दीली से जब रसद में 10% या 20% तब्दीली वाक़ हो तो इससे उसे क्या कहा जाएगा, निस्बतन कम लचकदार रसद कहते हैं। तो इसे भी डायग्राम के जरिए हम वाज़े कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे OY महवर पर कीमत को ज़ाहिर किया गया है, कीमत OP थी, यहाँ पर कीमत OP थी तो रसद जो है OS थी। कीमत OP से बढ़कर OP1 हुई, यानी कीमत में इजाफा हुआ, OP से बढ़कर OP1 हुई, तो यहाँ पर रसद में भी इजाफा हुआ लेकिन OS1 हुआ, लेकिन कीमत में तब्दीली का तनासुब और रसद में तब्दीली का तनासुब इसके दरमियान जो फ़र्क है कि PP1 जो है यहाँ पर ये कीमत में तब्दीली का तनासुब है, ये ज़्यादा है, और रसद में तब्दीली का तनासुब जो है ये कम है। PP1 इज़ ग्रेटर देन SS1। तो यहाँ पर SS जो है रसद का खत है और यहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1 आएगा, यानी इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। इसे वेरीफाई हम कर सकते हैं, सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया निस्बतन कम लचकदार रसद से मुराद जब कीमत में तब्दीली का तनासुब ज़्यादा हो, रसद में तब्दीली का तनासुब कम हो तो उसे निस्बतन कम लचकदार रसद कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कीमत में तब्दीली का तनासुब अगर 20% है और रसद में तब्दीली का तनासुब 20% तब्दीली से रसद में 10% तब्दीली वाक़ होती है, तो ये हो गया हमारा फार्मूले में वैल्यू पुटअप हो जाती है। तब्दीली का तनासुब फीसद तब्दीली का तनासुब, ये जो है ऊपर जो है रसद में फीसद तब्दीली का तनासुब है, नीचे कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, डेट मीन्स 0.5, डेट मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0.5, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी 1 से कम होगी तो निस्बतन कम लचकदार रसद इसको ही कहा जाता है। तो सिंपली इसको इस तरह से डायग्राम के ज़रिए वाज़े किया जा सकता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, रसद की इकाई लचक जिसको हम कहते हैं या इसको मसावी लचक भी कहा जाता है,
तो कीमत में जब तब्दीली का तनासुब और मांग में और रसद में तब्दीली का तनासुब, कीमत और रसद में जब तब्दीली का तनासुब एक दूसरे के बराबर हो या मसावी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इकाई लचक कहते हैं। इकाई लचक से मुराद इलास्टिसिटी एक के बराबर होती है, यानी कीमत में तब्दीली का तनासुब और रसद में तब्दीली का तनासुब दोनों एक दूसरे के मसावी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रसद की इकाई लचक कहते हैं। तो ये हमारी पांचवी किस्म है, इकाई लचक या मसावी लचक। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि शक्ल में OY एक्सिस पर OY महवर पर कीमत को ज़ाहिर किया गया, OX महवर पर रसद को ज़ाहिर किया गया। जब कीमत OP थी तो रसद क्या थी, OS थी। कीमत OP से बढ़कर OP1 हुई तो रसद भी OS से बढ़कर OS1 हो गई। लेकिन यहाँ पर जो है PP1 जो है कीमत में तब्दीली का तनासुब है और SS1 जो है रसद में तब्दीली का तनासुब है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए इलास्टिसिटी एक के बराबर होगी। जैसा कि यहाँ पर कहा जाता है, जैसे हम कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर कीमत में 10% तब्दीली से जब रसद में 10% तब्दीली वाक़ हो, या कीमत में 20% तब्दीली से जब रसद में 20% तब्दीली वाक़ हो तो उसे क्या कहते हैं, इकाई लचक कहते हैं। शक्ल में से जो है रसद का खत है, यहाँ पर PP1 कीमत में तब्दीली का तनासुब है जो SS1 के बराबर है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी एक के बराबर होगी। इसे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा फार्मूला जो है रसद की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब है। तो यहाँ पर रसद में 10% तब्दीली हुई और कीमत में भी 10% तब्दीली हुई, डेट मीन्स 1/1, डेट मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1, यानी इलास्टिसिटी एक के बराबर होगी। तो इस तरह से हम पांचों नुकात को इस तरह से जो पांच किस्में हैं उन तमाम किस्मों को इस तरह से वाज़े कर सकते हैं। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, रसद की लचक की 5 किस्में हैं। मुकम्मल तौर पर लचकदार रसद जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। दूसरा जो है मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार रसद जिसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। तीसरा जो है निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद जिसको हम रिलेटिवली मोर इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। चौथी किस्म जो है निस्बतन कम लचकदार रसद रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई है। और पांचवा जो है इकाई लचक है या इसको हम मसावी लचक भी कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको वाज़े कर सकते हैं, इन पांचों किस्मों को हम इस तरह से वाज़े कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रसद का फैलना और रसद का सुकड़ना। जैसा कि हमने रसद के कानून में इस बात को वाज़ेह किया है, इस बात की वजाहत की है कि जब कीमत में तब्दीली से रसद में इजाफ़ा होता है तो उसे या रसद कीमत में इजाफ़े से रसद में फैलाव पैदा होता है, रसद फैलती है और कीमत में कमी से रसद सुकड़ती है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, जैसा कि हम इससे पहले और भी पढ़ चुके हैं, रसद को मुतय्यन करने वाले अवामिल, या दूसरे अल्फाज में हम इसको यूँ कह सकते हैं कि रसद को मुतासिर करने वाले अवामिल, वो अवामिल जो जिनकी वजह से रसद तब्दील होती है। तो ऐसे बहुत सारे अवामिल हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, पैदावार का पैमाना है, कीमत है, खुद सर्फ है, इसके अलावा पैदावारी का तरीका है, दीगर अशिया की कीमतें हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है रसद को मुतासिर करती हैं, रसद को तब्दील करती हैं। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, रसद का फैलना और सुकड़ना, एक्सटेंशन इन सप्लाई, इसमें दो है, एक्सपांशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो ये तो है, यानी एक्सपांशन इन सप्लाई यानी रसद का फैलना और सुकड़ना दोनों है। कभी कभी ये सवाल एक साथ पूछा जाता है कि रसद का फैलना और सुकड़ना वाज़े कीजिए, तो इसको भी हम वाज़े कर सकते हैं। कभी इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि रसद
में फैलाव की वजाहत कीजिए। कभी इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है कि रसद के सिकुड़ने की वजाहत कीजिए, रसद में सिकुड़ाव की वजाहत कीजिए। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, हम एक एक करके इसको वाज़े करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे कि रसद का फैलना और सिकुड़ना किसे कहा जाता है। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, सिंपली इसको इस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि दीगर अवामिल हस्ब मामूल रहे। दीगर अवामिल से मुराद वो अवामिल जो रसद को मुतासिर करते हैं, वो अवामिल जिनकी वजह से रसद तब्दील होती है, जैसे पैदावार का तरीका है, ये जिसकी वजह से रसद तब्दील हो जाती है। इसके अलावा पैदावार के तरीके के अलावा और भी पैदावार का पैमाना है, नकल हमल के ज़राए बुनियादी सहूलियात है जिनकी वजह से रसद तब्दील हो जाती है। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, यहाँ पर देखेंगे कि रसद का फैलना दीगर अवामिल हस्ब मामूल में, यानी दीगर अवामिल में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई ना हो। जब कीमत की वजह से रसद में कमी और बेशी पैदा होती है, रसद में कमी और बेशी वाक़ई होती है, कीमत की वजह से रसद में कमी और बेशी होती है, तो उसे रसद का फैलना और सिकुड़ना कहते हैं। उसे एक्सटेंशन इन सप्लाई कहते हैं। तो जिसे हम डायग्राम के ज़रिए भी वाज़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि दीगर अवामिल हस्ब मामूल है। यहाँ पर ओ वाई महवर पर कीमत को ज़ाहिर किया गया है, ओ एक्स महवर पर रसद को ज़ाहिर किया गया है। जब कीमत ओपी थी तो रसद क्या थी? रसद ओएस थी। ओपी कीमत पर रसद जो है हमारी कीमत ओपी थी, तो रसद जो है ओएस थी। कीमत ओपी से बढ़कर OP2 होती है, तो रसद भी OS से बढ़कर OS2 हो जाती है। कीमत OP से कम होकर OP1 होती है, तो रसद भी OS से कम होकर OS1 हो जाती है। यानी कीमत में जब इजाफा होता है तो रसद में इजाफा होता है, कीमत में जब कमी वाक़ई होती है तो रसद में कमी वाक़ई होती है। इसी को रसद का फैलना और सिकुड़ना कहते हैं। एक्सटेंशन इन सप्लाई कहा जाता है। तो इसे शक्ल के जरिए हम वाज़े कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जब कीमत ओपी थी तो रसद ओएस थी, इस तरह से वाज़े किया। शक्ल में जो है एसएस जो है रसद का खत है। यहाँ पर ये हिस्सा जो है, यहाँ पर ये रसद का ये हिस्सा जो है इजाफे को ज़ाहिर करता है, रसद में कमी यानी रसद के सिकुड़ने को ज़ाहिर करता है कि रसद कीमत की वजह से, कीमत में कमी से रसद सिकुड़ जाती है। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, सिंपली इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि रसद का फैलना और सिकुड़ना, एक्सटेंशन इन सप्लाई, दीगर अवामिल हस्ब मामूल रहे। जब कीमत की वजह से रसद में कमी और बेशी होती है तो उसे रसद का फैलना और सिकुड़ना कहते हैं, जिसे हम डायग्राम के ज़रिए वाज़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम ओपी थी तो रसद ओएस थी, ओपी से बढ़कर OP2 हुई तो रसद ओएस से बढ़कर OS2 हो गई, और कीमत जब OP से कम होकर OP1 हुई तो रसद OS से कम होकर OS1 हो गई। ये जो है इजाफा जो लिखा गया है, ये रसद के फैलाव को जाहिर करता है, और यहाँ पर जो कमी दिखाई गई है ये रसद के सिकुड़ाव को जाहिर करता है, रसद के सिकुड़ने को जाहिर करता है। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, इसको हम इस तरह से कॉमनली भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और सेपरेटली भी हम इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रसद का फैलाव और सिकुड़ाव। अब देखो हम इसको सेपरेटली इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सेपरेटली। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्सपांशन इन सप्लाई, यानी रसद का फैलना, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि दीगर अवामिल हस्ब मामूल रहे। जब कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा होता है तो उसे रसद का फैलना कहते हैं। यानी दीगर अवामिल हस्ब मामूल रहे, कीमत से जब रसद मुतासिर होती है, कीमत में इजाफे से जब रसद में इजाफा होता है तो उसे रसद का फैलना कहते हैं। जिसे हम यहाँ पर इतना हिस्सा हम कम करके यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कीमत OP थी तो OS थी, कीमत में इजाफा हुआ, OP से OP2 हुई तो ये जो है OS से OS2 हो गई। तो ये जो है यहाँ पर ये हिस्सा रसद का फैलना जाहिर करता है। तो हमें डायग्राम में सिर्फ इतना ही बनाना है, इस तरह से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये रसद का फैलाव है, देखेंगे यहाँ पर
हम इसको इस तरह से वाज़े कर सकते हैं। ये फैलाव है, इसको P1 दे देते हैं ना हम, इसको SS1। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कीमत OP थी तो रसद OS थी, कीमत OP से बढ़कर OP1 हुई तो रसद OS से बढ़कर OS1 हो गई, OS1 हो गई। तो यहाँ पर जो है रसद जो है इसको रसद का फैलाव कहा जाएगा, यानी रसद जो है फैलती है यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर रसद, इसको रसद का फैलाव कहते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसी तरह से हम कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई भी वाज़े कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई को भी हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दीगर बातें हस्ब मामूल रहें, दीगर अवामिल हस्ब मामूल रहें, दीगर अवामिल में किसी किस्म की तब्दीली ना हो। जब कीमत में कमी से रसद में कमी वाक़ होती है तो उसे रसद का सुकड़ना कहते हैं। तो इसके जिसे हम डायग्राम के ज़रिए से भी हम वाज़े कर सकते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे हम कि यहाँ पर P लेंगे, ये P है, ये P1 है, यहाँ पर इसको S1 कर देंगे, ये S हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर रसद जो है कम हो रही है, इसको रसद का सुकड़ना कहते हैं, सुकड़ाव कहते हैं। कि असल कीमत OP थी तो रसद OS थी, कीमत OP से कम होकर OP1 हुई तो रसद OS से कम होकर OS1 हो गई। तो ये जो है रसद का सुकड़ना है, तो ये रसद के सुकड़ने को ज़ाहिर करता है। तो इसको इस तरह से सेपरेटली इस तरह से भी हम इसको वाज़े कर सकते हैं, कंबाइन में भी हम वाज़े कर सकते हैं इसको, फैलना और सुकड़ना, और सेपरेटली भी हम इसको कर सकते हैं। आमतौर से इस पर कई तरह के सवालात पूछे जाते हैं, कभी शॉर्ट नोट मुख्तसर जवाब मुख्तसर नोट में इसको पूछा जाता है, कभी इस सवाल को फ़र्क वाज़े कीजिए में पूछा जाता है कि रसद के फैलाव और सुकड़ाव के दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए। तो हम इसको आसानी से वाज़े कर सकते हैं, दोनों के डायग्राम बना सकते हैं, दोनों को डिफ़ाइन कर सकते हैं, 2 नंबरात के लिए पूछे जाते हैं, इतना इनफ है। तो इस तरह से हम इसको वाज़े कर सकते हैं। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रसद में कमी और इजाफ़ा। रसद में कमी और इजाफ़ा, इसको हम इस तरह से वाज़े कर सकते हैं कि कीमत हस्ब मामूल रहे। अब यहाँ पर कीमत जो कि तो है, कीमत में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई ना हो, दीगर अवामिल की वजह से जब रसद तब्दील होती है तो उसे रसद में कमी व बेशी या रसद में कमी और इजाफ़ा कहते हैं, इजाफ़ा कहते हैं। यानी दीगर अवामिल में तब्दील, जैसे टेक्नोलॉजी तब्दील होने की वजह से जब रसद में इजाफ़ा हो जाए, पैदावारी तरीका तब्दील होने की वजह से जब रसद में इजाफ़ा हो जाए, मौसमी हालात मुनासिब और मौजू होने की वजह से, फेवरेबल होने की वजह से जब रसद में इजाफ़ा हो जाए, और इसके अलावा कहना चाहिए कुदरती हालात जब फेवरेबल होने की वजह से, मुनासिब और मौजू होने की वजह से जब रसद में इजाफ़ा हो जाए तो उसे रसद में इजाफ़ा कहते हैं। यानी कीमत हस्ब मामूल रहे, शय की कीमत मामूल के मुताबिक रहती है लेकिन रसद में इजाफ़ा हो जाता है, दीगर अवामिल में तब्दीली की वजह से रसद में इजाफ़ा हो जाता है, रसद में कमी वाक़ई हो जाती है, तो उसे रसद में कमी व बेशी कहते हैं। तो हम सिंपली इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आमतौर से सिंपली इस तरह से, किस तरह से हमें डिफ़ाइन करना है कि अब यहाँ पर कीमत हस्ब मामूल रहे, कीमत मामूल के मुताबिक रहे, कीमत में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई ना हो, दीगर अवामिल से मुराद वो अवामिल जो रसद को मुतासिर करते हैं, रसद को तब्दील करते हैं। जैसा कि इससे पहले भी बताया गया आपको कि दीगर अवामिल में जैसे पैदावारी लागत है, खाद माल की दस्तियाबी है, बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी है, इसके अलावा नक़ल अमल के बेहतर ज़राए की फ़राहमी है, इसके अलावा मज़ीद जो है और बहुत सारे अवामिल हैं जो रसद को मुतासिर करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है। तो ये तमाम अवामिल जो है रसद को मुतासिर करते हैं जिनकी वजह से रसद तब्दील होती है। तो कीमत हस्ब मामूल रहे, दीगर अवामिल में तब्दीली की वजह से जब रसद में कमी व बेशी वाक़ई होती है तो उसे रसद में कमी और इजाफ़ा कहते
कहते हैं, जिसे हम डायग्राम के ज़रिए भी वाज़े कर सकते हैं। ओ वाई महवर पर कीमत को ज़ाहिर किया गया है, ओ एक्स महवर पर रसद को ज़ाहिर किया गया है। अब शक्ल में कीमत ओपी है, ओपी है तो रसद जो है ओपी कीमत पर जो है रसद जो है ओएस है, लेकिन कीमत अपनी जगह बरकरार है। ओपी रसद ओएस से कम होकर ओएस 1 हो जाती है, ओएस से कम होकर ओएस 1 हो जाती है, रसद ओएस से बढ़कर ओएस 2 हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो है अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रसद का खर्च जो है एसएस से आगे बढ़कर इधर S2 हो जाता है, ये इजाफे को ज़ाहिर करता है। इधर रसद का खर्च जो है SS1 पर आ जाता है, ये रसद में कमी को ज़ाहिर करता है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, तो ये जो है ऐसे यहाँ पर ये जो फ़र्क है देखेंगे, यहाँ पर ये इजाफा रसद में इजाफे को ज़ाहिर करता है और ये फ़र्क जो है रसद में कमी को ज़ाहिर करता है। तो सिंपली हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से इसको वाज़े कर सकते हैं। ये हुआ कंबाइन। अब इसके बाद सेपरेटली भी पूछा जाता है कि रसद में इजाफे की वजाहत कीजिए, रसद में कमी की वजाहत कीजिए, वाज़े कीजिए। तो इसको भी हम वाज़े कर सकते हैं, सेपरेटली भी हम इसको वाज़े कर सकते हैं। रसद में इजाफे से मुराद कीमत हस्बे मामूल रहे। जब दीगर अवामिल की वजह से रसद में इजाफा होता है तो उसे रसद में इजाफा कहते हैं। रसद में कमी से मुराद दीगर अवामिल हस्बे मामूल रहे। जब दीगर अवामिल की वजह से रसद में कमी वाक़ होती है तो उसे रसद में कमी कहते हैं, कमी कहते हैं, जिसे हम डायग्राम के ज़रिए वाज़े कर सकते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं हम। तो ये जो है देखें यहाँ डायग्राम, ओपी कीमत है, कीमत अपनी जगह बरकरार है, और तो रसद ओपी कीमत पर ओएस है, लेकिन कीमत अपनी जगह बरकरार है, रसद ओएस से बढ़कर S1 हो जाती है, S1 पर चली जाती है और S1 पर चली जाती है। तो ये जो है रसद में इजाफे को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह से हम इसको वाज़े कर सकते हैं। इसी तरह से हम कीमत, इसी तरह से हम इसको कमी को भी वाज़े कर सकते हैं। इस तरह से कमी, असल रसद ओएस है, इसको S1 इसको दे देंगे, अब इसको SS कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पर देखेंगे कीमत जो है ओपी कीमत पर असल रसद ओएस थी, अब कीमत अपनी जगह बरकरार है, रसद जो है ओएस से OS1 हो जाती है, रसद का खर्च SS से SS1 हो जाता है। तो ये जो है रसद में कमी को ज़ाहिर करता है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, हम इस तरह से रसद में कमी और बेशी को वाज़े कर सकते हैं सेपरेटली भी, और इस तरह से इन दोनों के दरमियान हम फ़र्क को भी वाज़े कर सकते हैं। अजीज़ तलबा और तालिबात, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुल लागत, जिसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट क्या है? तो अजीज़ तलबा और तालिबात, कुल लागत टोटल कॉस्ट अशिया खिदमात की पैदावार के लिए एक फर्म के ज़रिए पैदावारी अवामिल पर किए जाने वाला कुल खर्च जो होता है उसे कुल लागत कहते हैं। अशिया खिदमात की पैदावार के लिए, जैसे अशिया खिदमात की पैदावार के लिए अवामिल पर फर्म जो खर्च करती है, तो फर्म जितना भी खर्च करती है उन तमाम को जमा करने से कुल लागत हासिल होती है। तो सिंपली हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं टोटल कॉस्ट को, अशिया और खिदमात की पैदावार के लिए फर्म के ज़रिए अवामिल पैदावार पर किया जाने वाला, यानी वो अवामिल जो पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देते हैं और बदले में मुआवजा हासिल करते हैं, जैसे ज़मीन किराए की शक्ल में मुआवजा हासिल करती है, सरमाया सूद की शक्ल में मुआवजा हासिल करता है, इसी तरह से मजदूर उजरत की शक्ल में मुआवजा हासिल करता है, मज़ीद यहाँ पर मुंतज़िम मुनाफे की शक्ल में मुआवजा हासिल करता है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, पैदावारी अवामिल पर किया जाने वाला कुल खर्च जो होता है फर्म की जानिब से जो किया जाता है उसे कुल लागत कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। तो सिंबॉलिकली इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको हम कुल लागत इज इक्वल टू कुल कायम लागत जमा कुल मुतग़य्यर लागत
या मुतग़य्यर लागत, कुल मुतग़य्यर लागत और कुल कायम लागत को जमा करने से जो मीज़ान तैयार होता है उसे हम कुल लागत कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो टोटल कॉस्ट को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब औसत लागत जिसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं, एवरेज कॉस्ट से मुराद यहाँ पर औसत लागत है। तो यहाँ पर एक इकाई पर किया जाने वाला मुकम्मल कुल खर्च को हम क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। जैसे एक इंडस्ट्री के अंदर या एक वाइन इंडस्ट्री के अंदर, शराब की सनत के अंदर एक शराब की बोतल पर किया जाने वाला कुल खर्च जो होगा वो क्या कहलाएगा, औसत खर्च कहलाएगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सिंपली हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि या फिर प्लास्टिक के साजो सामान बनाने वाली कंपनी है, कोई साजो सामान बनाती है जो वाटर बैग बनाती है, तो एक वाटर बैग पर किया जाने वाला मुकम्मल खर्च जो होता है औसत लागत कहलाता है, औसत लागत कहलाता है, एवरेज कॉस्ट कहलाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक इकाई पर किए जाने वाला मुकम्मल खर्च जो है औसत लागत कहलाता है, औसत लागत कहलाता है। यानी कुल पैदावार को कुल लागत से जब तकसीम कर दिया जाता है, कुल लागत से जब तकसीम कर दिया जाता है तो औसत लागत हासिल होती है, एवरेज कॉस्ट हासिल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी 100 बोतलें 200 रुपये पर बनाती है, 200 रुपये पूरी कुल 200 रुपये में 100 बोतलें बनाती है। यानी कुल टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितना है, पी क्यू जो है ये 100 बोतल बनाती है और टोटल कॉस्ट कितने हैं, 200 रुपये है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 200 रुपये को अगर हम 100 से तकसीम कर दें तो एक बोतल की कीमत आएगी, एक बोतल की लागत आएगी जिसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर दें, यानी 2 रुपये में एक बोतल तैयार होती है, तो एवरेज कॉस्ट जो होगा 2 रुपये के बराबर होगा। तो इसको सिंपली हम इस तरह से बयान कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट यानी एक इकाई पर पैदावार की एक इकाई पर किया जाने वाला मुकम्मल खर्च जो होता है औसत लागत कहलाता है। कुल पैदावार से कुल लागत को जब तकसीम कर दिया जाता है तो औसत लागत हासिल होती है। अलामती तौर पर इसका इजहार इस तरह से होता है, AC = TC अपॉन TQ। यहाँ पर AC जो है एवरेज कॉस्ट है, TC जो है टोटल कॉस्ट है और TQ जो है टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, यानी कुल पैदावार है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह से औसत लागत मालूम की जाती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हाशियाई लागत मार्जिनल कॉस्ट जिसको कहा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसको भी सिंपली हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि मज़ीद एक इकाई की पैदावार से कुल लागत में खालिस इजाफा हो तो उसे हाशियाई लागत कहते हैं, MC कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सिंबॉलिकली इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, MC n = TCN - TCN -1। मिसाल के तौर पर 2 इकाई की पैदावारी लागत जो है 200 रुपये है और तीसरी इकाई की मज़ीद एक इकाई की पैदावारी लागत 240 रुपये है। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट हाशियाई लागत क्या होगी, 40 रुपये के बराबर होगी। यानी यहाँ पर देखेंगे टोटल कॉस्ट जो है 240 रुपये है माइनस 200, डेट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट जो होगा 40 रुपीज़ होगा। तो इस तरह से इसको वाज़े किया जा सकता है, जिसको हम हाशियाई लागत कहते हैं। यानी मज़ीद इकाई की पैदावार के लिए कुल लागत में जो खालिस इजाफा होता है उसे हाशियाई लागत कहते हैं।